जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा अष्टम का विषय भूगोल अध्याय दूसरा। पुस्तक का नाम है संसाधन एवं विकास, जिसमें भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उनमें से जो सबसे पहला है वह है भूमि। क्या है? भूमि। क्या है? भूमि। जिस प्रदेश में हम रहते हैं तथा उस प्रदेश की भूमि और मृदा के बारे में तथा जल उपलब्धता के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। एक व्यक्ति जिस धरती पर रहता है, जिस जगह पर रहता है, उस व्यक्ति को जमीन, वहाँ की भूमि, वहाँ की मृदा और वहाँ की जल उपलब्धता, वहाँ की प्राकृतिक पर्यावास के बारे में एक पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए, जिससे उससे उस व्यक्तियों की जीवन शैली बदलेगी, उस व्यक्ति के जीवन शैली में निखार आएगा। तो आपके पाठ के शुरुआत में अध्याय 2 के इस पुस्तक के हैं जो पेज संख्या 7 पर जो कहानी दी गई है वो तंजानिया, अफ्रीका के वनों की या अफ्रीका के रेगिस्तान या अफ्रीका के सूखे प्रदेश की दी गई है। आप उस भूमि के बारे में उस कहानी को पढ़ना है और आपको जानकारी प्राप्त करनी है। आप जानते हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% पर भाग पर रहती है। क्या? विश्व की 90% जनसंख्या विश्व के 30% भूमि पर निवास करती हैं। क्या करती हैं? निवास करती हैं। ये तथ्य है। क्या है? तथ्य है। क्या है? तथ्य है कि 90% दुनिया के लगभग सारे अधिकांश लोग या 90% लोग विश्व की उपलब्ध भूमि पे 30% भाग पर निवास करते हैं। तो ऐसी ही भूमि पर क्यों करते हैं? 30 पर ही क्यों करते हैं? अधिक भूमि पर क्यों नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि 70% भूमि या तो विरल हैं या जनसंख्या विहीन या निर्जन हैं। बाकी जो 70% भूमि है, क्या है? 70% जो भूमि है वो निर्जन या विरल है। क्या है? विरल है। या तो वहाँ कोई लोग रहेंगे इक्के दुक्के बहुत कम संख्या में, या फिर वो जनशून्य भूमि होगी, निर्जन होगी। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? भूमि के बारे में ऐसा क्यों है? संपूर्ण भूमि पर क्यों नहीं रहते हैं? उसके कारण है वो हम इस पद में जानेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूमि भी क्या है? एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन है। भूमि भी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। क्या है? जो भूपृष्ठ है, हमारे पृथ्वी का उभरा हुआ भाग है, भूपृष्ठ के 30% भाग पर भूमि है। क्या है? भूमि है। बाकी ऊबड़ खाबड़ है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है और इसके भी संपूर्ण भाग आवास योग्य नहीं है। क्या नहीं है? संपूर्ण भाग आवास योग्य नहीं है। योग्य नहीं है। इसके भी संपूर्ण भागों पर नहीं रहा जा सकता है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का वितरण असमान क्यों है? असमान क्यों है? उसका कारण यह है कि भूमि और जलवायु के हैं जो लक्षण, भूमि और जलवायु के, भूमि व जलवायु की असमानता, भूमि और जलवायु के जो लक्षण हैं वो असमान पाए जाते हैं। ऊबड़ खाबड़,
स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरु क्षेत्र, सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन होते हैं। उन भूमि पर कोई नहीं रहता है जो उबड़ खाबड़ हो, जो पर्वतों के तीखे ढालों में हो, जहां पर पानी भरने की संभावनाएं या जल के इकट्ठा होने की संभावनाएं हो, या फिर मरुस्थल का क्षेत्र हो जहां बहुत अधिक सघन वृक्ष हो, या वो स्थान हमेशा निर्जन या विरल होते हैं। उर्वर मैदानों, नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बने। तो सघन क्षेत्र कौन से होंगे? सघन क्षेत्र कौन कौन से होंगे? सघन क्षेत्र कौन से होंगे? तो जहां पर है जो उर्वर मैदान हो, क्या हो? उर्वर मैदान हो, क्या हो? मैदान हो, उर्वर मैदान हो। दूसरा, नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि हो, नदी घाटियों में कृषि योग्य भूमि हो, कृषि योग्य भूमि हो, क्या हो? कृषि योग्य भूमि हो, वो क्षेत्र उपयुक्त रहते हैं, आवास के योग्य गिने जाते हैं। अब भूमि के उपयोग क्या क्या है? क्या है? भू उपयोग। भूमि किस किस काम में आती है? क्या क्या काम हो सकते हैं? भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़क और उद्योगों की स्थापना। किन किन के लिए? सबसे पहला कृषि। दूसरा जो काम है वो है वानिकी, वानिकी अर्थात वनों को बनाना। फिर उद्योग, उद्योगों को लगाना। और कौन कौन से लिए हैं? खनन, और सड़कों, इन लोगों के लिए ये कार्य है जो उपयुक्त हैं। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, और ये भू उपयोग भौतिक कारकों द्वारा, इसके भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है, निर्धारित होता है, भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है। अब वो भौतिक कारक कौन कौन से हैं उसके बारे में हम है जो पढ़ेंगे। आपको अपने आसपास जहां आप निवास कर रहे हैं उस भूमि पे एक सूची बनाइए, अवलोकन कीजिए और उस भूमि की जानकारी इकट्ठा कीजिए कि आप कौन से पृथ्वी के कौन से पर्यावास, कौन से भूमि क्षेत्र में रहते हैं। तो भू उपयोग भौतिक कारक, भू उपयोग के भौतिक कारक वो कौन कौन से कारक हैं जिनसे भू उपयोग निर्धारित होता है? तो पहला है स्थलाकृति। कौन सा? स्थलाकृति, इस जमीन की आकृति। दूसरा कौन सा है स्थलाकृति के बाद? दूसरा आपका है मृदा, मृदा। तीसरा है जलवायु। कौन सा? जलवायु। कौन सा है? जलवायु। और चौथा आपका कौन सा है? खनिज और जल की उपलब्धता, खनिज और जल की उपलब्धता। इन सब कारणों से भूमि का उपयोग सुनिश्चित होता है। मानवीय कारक, और ये तो है प्राकृतिक, और कुछ मानवीय कारक भी हैं, मानवीय कारक भी हैं। जो पहला है आपका मानवीय कारक वो है
जनसंख्या और दूसरा है प्रौद्योगिकी। जनसंख्या और दूसरा है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी के बारे में हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि ये भी कारक हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो भागों में बांटते हैं, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जाता है। अब भूमि को स्वामित्व के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। एक है निजी और दूसरी आपकी भूमि है वो है सार्वजनिक और सामुदायिक। कौन सी? सामुदायिक। ये दो भूमि आपके नाम से है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। ये व्यक्ति के स्वामित्व में और ये समुदाय स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या नट कहते हैं गिरियों को और औषधीय भूमियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। अब दूसरा तथ्य ये भी है कि भूमि की उपलब्धता हमेशा सीमित है। क्या है? सीमित है। और जनसंख्या असीमित है, उभरती रहती है। जमीन तो उतनी ही रहेगी। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों पर घर बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्राकृतिक रूप से व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण भूमि का निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरे हैं। अब है भूमि संसाधन का संरक्षण। एक भूमि संसाधन का संरक्षण। क्या? अब इस भूमि को हम बचा कैसे सकते हैं? बढ़ती जनसंख्या और इसकी मांगों की कारण भूमि और कृषि योग्य भूमि बड़ी पैमाने पर विनाश हुआ है। इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना है। इसको हमें सबसे पहले तो जनसंख्या नियंत्रण। कौन सा? जनसंख्या नियंत्रण के द्वारा भूमि को संरक्षित किया जा सकता है, इस विनाश को रोका जा सकता है। वनरोपण द्वारा। कैसे? वनरोपण द्वारा वनों को लगाकर इस भूमि को संरक्षित किया जा सकता है। भूमि उद्धार, जमीन के प्रति उद्धार और उसके प्राकृतिक सहयोग या प्राकृतिक संरचना को बरकरार रखे। रासायनिक कीटनाशकों व उर्वरकों का निषेध इनको रोककर या इनको सीमित करके भी भूमि को रोक सकते हैं। अतिचारण। क्या? अतिचारण का अर्थ है वनों को जानवरों से भी बचाना है, उनका अधिक है जो चारण न हो, उनकी सीमित संख्या में हो। इस तरह से हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। कल हम इसका अगला टॉपिक है जो मृदा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? मतलब आज हमने पढ़ा भूमि के बारे में। धन्यवाद।